नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभुनाथ प्रसाद, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक आधुनिक बीए 4 सेमेस्टर यूनिट दीजिए का थर्ड पार्ट लेकर के, जिसमें हम पहले हाब्स और लॉक दोनों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जीन जैक्स रूसो के बारे में अध्ययन करेंगे। रूसो का जीवन परिचय। इतिहास। प्रसिद्ध फ्रांसीसी राज्य क्रांति के आधारभूत विचारों का प्रेरक और आधुनिक युग के प्रमुख निर्माता जीन जैक्स रूसो का जन्म धार्मिक दमन से आतंकित होकर फ्रांस से भागकर जिनेवा नामक स्विस स्वासी नगर में आश्रय लेने वाले आइजक नामक घड़ी साज के घर में 28 जून 1712 को हुआ। उसके जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी माता का देहांत हो गया। अपनी फिजूल खर्ची और अन्य दुर्गुणों के कारण रूसो का पिता उसका ठीक तरह से पालन पोषण नहीं कर सका, अतः वह बचपन से ही उपेक्षित और स्नेह से वंचित रहा। उसका पालन पोषण उसके संबंधियों ने किया और उसे कुछ प्रारंभिक शिक्षा दिलाकर काम पर लगा दिया गया, जहां उसने चोरी करने और झूठ बोलने जैसी गंदी आदतें सीखीं। 16 वर्ष की अवस्था में उसने जेनेवा छोड़ दिया और अपनी जीवन के अगले 14 वर्ष तक इधर उधर भटकता रहा। इस काल में वह अनेक विद्वानों जैसे दिदरो आदि के संपर्क में आया। उसके जीवन का यह काल उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि इस काल में उसे फ्रांस का निर्धन और शोषित जनता के जीवन से परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला। वह बहुत अस्थिर प्रकृति का व्यक्ति था और इसीलिए जीवन निर्वाह के लिए वह न तो कोई अस्थायी धंधा कर सका और न अस्थायी रूप से टिक कर रह सका। अपने प्रारंभिक घुमक्कड़ जीवन उसका परिचय मैडम डी वारेन से हुआ, जिसके यहाँ रहकर रूसो को अध्ययन करने का अवसर मिला, किंतु अपनी आवारा प्रवृत्ति के कारण रूसो को उससे संबंध अधिक दिनों तक नहीं चल सका। 1744 में वह पेरिस चला गया। वहाँ पर उसका संपर्क एक दूसरी महिला मैडम डी ब्रोवलिक से हुआ। उसके प्रभाव से रूसो को फ्रांस के वेनिस स्थित दूतावास में एक साधारण पद प्राप्त हुआ, लेकिन इस पद पर भी अपने लड़ाकू स्वभाव के कारण वह अधिक दिनों तक नहीं टिक सका। अभिनय, काव्य और संगीत में रुचि होने के कारण उसने उस क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। एक लेखक तथा दार्शनिक के रूप में उसका जीवन 1749 में प्रारंभ हुआ। यह कि डिजोन की अकादमी द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय था विज्ञान तथा कलाओं की प्रगति ने नैतिकता को शुद्ध किया या भ्रष्ट। रूसो ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। उसका निबंध सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। इससे उसे फ्रांस के बुद्धिजीवों में सम्मान प्राप्त हुआ। लेखक के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। रूसो अपने जीवन के अगले 8 वर्षों तक यहीं रहा। इन 8 वर्षों की अवधि में रूसो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। सन 1761 में उसने एक उपन्यास यू है लोइजे तथा 1762 में सामाजिक समझौता तथा शिक्षा विषय ग्रंथ इमाइल का सृजन किया। उसके द्वारा इमाइल में प्राकृतिक शिक्षा का समर्थन तथा सामाजिक समझौते में राजाओं के दैवी अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया गया। इस काल में उसने द
द डायलॉग्स, द रेवेरीज तथा द काइंडिसरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड नामक ग्रंथों की रचना की। 1778 में 2 जुलाई को 66 वर्ष की आयु में इस विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति की पक्षघात से मृत्यु हो गई। आइए आगे देखते हैं रूसों की अध्ययन पद्धति और उस पर प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ। हेडिंग है, रूसों ने अपने अध्ययन के लिए ऐतिहासिक और अनुभूतमूलक पद्धति का प्रयोग किया। मनोवैज्ञानिक आधारित तथा रूसों की विचारधारा पर उसके युग की परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ा। जिनेवा में उसके समय में कार्यरत प्रजातांत्रिक व्यवस्था से वह बहुत प्रभावित हुआ। वह फ्रांस गया तो वहाँ की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों ने भी उसके चिंतन पर निर्णयकारी प्रभाव डाला। उसने वहाँ राजा की शक्ति की क्षीणता, कुलीनों की विलासिता, मध्य वर्ग की दुर्दशा, किसानों और निर्धनों की शोषणगिरी, गरीबी और राजतंत्र की जर्जरता का प्रत्यक्ष अनुभव किया। राजनीतिक अनाचार और सामाजिक विषमताओं को देख करके उसे अत्यधिक क्षोभ मुक्त हुआ। उसने यह निष्कर्ष निकाला कि इस पतन का मुख्य कारण भौतिक सभ्यता का विकास है। इसके अतिरिक्त मैकियावली, बोंदा, हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर आदि लेखकों के विचारों ने भी उससे प्रभावित किया। उसने यूनानी, रोमन और धर्म सुधार आंदोलन से विचारों से प्रेरणा ग्रहण की। रूसों के प्रमुख राजनीतिक विचार क्या थे, आइए देखते हैं। यद्यपि हॉब्स, लॉक और रूसो भी समाज और राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते सिद्धांत का समर्थक हैं, तथापि उसका उद्देश्य उसकी तरह व्यक्तिवाद और प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करना है मात्र नहीं था। इनके विपरीत रूसो समाज के नैतिक पतन के प्रति अत्यधिक चिंतित था और चाहता था कि इस अभिसमय से मुक्त होकर मनुष्य का जीवन पुनः नैतिक दृष्टि से ऊंच हो जाए। अतः वह समाज और राज्य की आदर्शवादी दृष्टिकोण से विवेचन करता है और इसी आधार पर मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करता है। नेक्स्ट, रूसो के अनुसार मानव स्वभाव के संबंध में रूसो का विचार हॉब्स और लॉक दोनों से अलग है। अपने विज्ञान की उन्नति ने नैतिक जीवन को उन्नत किया। यह भ्रष्ट नामक निबंध ने मनुष्य स्वभाव का वर्णन करते हुए वह उससे स्वाभाविक रूप से अच्छा घोषित करता है। वह बताता है कि मनुष्य में स्वार्थ साधन के अतिरिक्त परोपकार और दया की भावना भी होती है। स्वतंत्रताओं और आत्मनिर्भर तथा उसके जीवन के विशेष गुण होते हैं। उसने तेरे मेरे की भावना भी होती है और न भविष्य के प्रति चिंता। वह घृणा, द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार आदि की दुर्भावनाओं से मुक्त होता है तथा निर्भय, शांति प्रेमी और अपने आप में संतुष्ट और सुखी रहने के गुणों से विभूषित होता है। रूसो ने मनुष्य स्वभाव के सर्वथा निर्दोष और निष्पान माना है और दृष्टि से अपने आप को हॉब्स और लॉक से अलग कर दिया है। वह मनुष्य स्वभाव को हॉब्स की तरह क्रूर और हिंसक मानता है और ना लॉक की तरह नैतिक और परोपकारी मानता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक अवस्था। अपनी मनुष्य स्वभाव की इस निम्न व्याख्या के आधार पर रूसों की प्राकृतिक अवस्था भी हॉब्स और लॉक की प्राकृतिक अवस्था से भिन्न है। अपनी प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करते हुए रूसो कहता है, इनमें मनुष्यों का जीवन सरल, शांत, संतुष्ट और सुखमय था। मनुष्य प्रकृति की गोद में स्वतंत्रतापूर्वक जीवन व्यतीत करता था। उसे ना किसी प्रकार का भय था और ना चिंता। अच्छाई, बुराई, पाप, पुण्य, ऊंच नीच और तेरे मेरे की भावना का कोई अस्तित्व नहीं था। व्यक्ति अपना स्वामी और पूर्णतः आत्मनिर्भर था। वह अपने वर्तमान से संतुष्ट और भविष्य के प्रति अस्वस्थ था। वह खेती बाड़ी करना चाहता था और न वाणिज्य व्यवसाय। इस प्राकृतिक अवस्था में उसके व्यवहार को
नियंत्रण करने वाला नियम था। अपने हित को देखो और दूसरों को कम से कम हानि पहुंचाओ, ये रूसो का नारा था। नेक्स्ट है समझौते का जन्म। रूसो द्वारा चित्रित यह आदर्श प्राकृतिक अवस्था अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकी। सने सने वह छिन्न भिन्न होने लगी। उसके विनाश के लिए मनुष्य रूप से उत्तरदायी था। व्यक्तिगत संपत्ति का उदय, दूसरे शब्दों में संपत्ति के सांप ने स्वर्णिम युग को डस लिया और उसके विष से संपूर्ण वातावरण विषैला और दूषित हो उठा। व्यक्तिगत संपत्ति के उदय की ओर संकेत करते हुए रूसो कहता है, वह पहला व्यक्ति समाज का वास्तविक जन्मदाता था जिसने भूमि के एक टुकड़े को घेर कर यह कहा कि मेरी भूमि है, और जिसे उसके इस कथन के प्रति विश्वास के लिए सरल व्यक्ति मिल गए। डबल इनवर्टेड कमा क्लोज। इस व्यक्ति की देखा देखी अन्य व्यक्तियों ने भी भूमि पर अपना अधिकार स्थापित करना प्रारंभ किया और इस तरह व्यक्तिगत संपत्ति का उदय हो गया, जिसके फलस्वरूप स्वार्थ, युद्ध, कलह, द्वेष और हिंसा आदि दुर्गुणों का प्रादुर्भाव हुआ। भौतिक सभ्यता प्रगति करती गई, मनुष्य की स्वतंत्रता परतंत्रता में बदलती गई, जिसको लक्ष्य करके रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, फिर भी प्रत्येक स्थान पर वह बंधनों से जकड़ा होता है। इसी तरह रूसो के अनुसार मनुष्य अराजक प्राकृतिक अवस्था में को समाप्त करने के लिए जो समझौता करते हैं वह दो पक्षों के बीच होता है। एक पक्ष उनके व्यक्तिगत जीवन का और दूसरा पक्ष उनके सामूहिक जीवन का है। अतः वे व्यक्तिगत रूप से जो कुछ गंवाते हैं उसे समझौते के फलस्वरूप सामूहिक रूप से पुनः प्राप्त कर लेती है। रूसो के अनुसार डबल इनवर्टेड कॉमा में है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सभी को समर्पित करते हुए किसी को भी व्यक्तिगत रूप से समर्पित नहीं करता। इस तरह कोई भी ऐसा सदस्य नहीं होता है जो वह दूसरे पर उन्हीं अधिकारों को प्राप्त नहीं करता जो कि वह अपने प्रायः दूसरों को बताकर करता है। जो कुछ वह गंवाता है उसी के बराबर वह प्राप्त कर लेता है और अपनी वस्तुओं की सुरक्षा की शक्ति में वृद्धि कर लेता है। डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। नमस्कार। नेक्स्ट में हम अंक में उपस्थित होंगे सामाजिक समझौते की विशेषताएं और सामाजिक समझौते की आलोचना, समान इच्छा का सिद्धांत, यथार्थ इच्छा, आदर्श इच्छा, इन सबको नेक्स्ट अंक में हम लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।